नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा आज उपस्थित हूँ कमर के दर्द का व्यायाम। कमर का दर्द आज लगभग हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को हुए जा रहा है। कारण, सबसे बड़ा कारण है एक ही जगह पर बैठ करके लगातार काम करते रहना या फिर एक ही जगह पर खड़े होकर के लगातार कार्य करते रहना। तीसरा, जोड़ों का व्यायाम नहीं करना या शारीरिक व्यायाम नहीं करना। चौथा, अनियमित दिनचर्या, खाने पीने का कोई अता पता ही नहीं है, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा पता ही नहीं होता। इसके अलावा पेट का बाहर ज़्यादा निकलना, पेट का खराब रहना, लगातार पेट में ज़्यादा मात्रा में गैस का बनते रहना, ज़्यादा मात्रा में कब्ज लंबे समय से बनी रहना, ये सारे कारण जो हैं यही कारण होते हैं जो आपके कमर पर मांसपेशियों को कमज़ोर करने का काम करते हैं, कमर पर लगातार दबाव बनाए रहते हैं। फलस्वरूप कमर की मांसपेशियां कमज़ोर होकर के वजन सारा हड्डियों पर छोड़ देती हैं और हड्डियां पास पास आकर के डिस्क को दबाना चालू करती हैं। तो डिस्क जो है दबते ही, जैसे हम सैंडविच लें और दोनों ब्रेड को इस तरीके से दबा दें तो आलू निकल करके बाहर आ जाता है। जो स्टफ्ड मटेरियल होता है सैंडविच में वो निकल करके बल्ज होना, बाहर आना, प्रोट्रूड होना चालू हो जाता है। तो डिस्क का प्रोट्रूजन, डिस्क का बल्ज होना या डिस्क का स्लिप हो जाना या डिस्क का बाहर की तरफ आ जाना या फिर लंबे समय तक बाहर आकर के दबी रहे जब डिस्क, तो डिस्क का डिजेनरेशन चालू हो जाना, डिस्क का डेसिकेशन होना चालू हो जाना। ये सारे शब्द जो हैं ये वो शब्द हैं जो एमआरआई में आपको पढ़ने में आएंगे। रीजन सिर्फ एक ही है कि दो हड्डियों के बीच की मांसपेशियों की ताकत जो है वो कमजोर हुई थी और उस ताकत के कमजोर होने की वजह से मांसपेशियों ने वजन को छोड़ दिया। ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी पर टकराई और ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी पर जब प्रेशर मारना चालू करती है तो जो दोनों हड्डियों के बीच में नस के कुशनिंग के लिए जो नसें निकलती हैं, जो नर्व्स निकलती हैं, उनकी कुशनिंग के लिए जो डिस्क होती है, डिस्क दबना चालू हो जाती है और डिस्क के दबने की वजह से आपको जो दर्द है वो मांसपेशी के जकड़न का दर्द, डिस्क के दबने का दर्द और डिस्क के दबने की वजह से, नर्व के दबने की वजह से न्यूरैल्जिक रेडिएटिंग पेन, ये सब आना चालू हो जाता है। और जब ये आ जाए आपको तब फिर चालू होती है एक वो प्रक्रिया कि अब आप जाओ स्पाइनल सर्जन्स के पास, अब आप जाओ न्यूरो फिजिशियंस के पास, अब आप जाओ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास। और जितना आप ज़्यादा भटकेंगे उतना ही आपको ज़्यादा कोई गाबापेंटिन मेथिलकोबालामिन दे देगा, कोई गाबापेंटिन नॉरट्रिप्टिलिन दे देगा, कोई आपको कहेगा कि दर्द निवारक गोलियां खा लो। जब लंबे समय तक आप दर्द निवारक गोलियां खाते रहेंगे और दर्द की गोली छोड़ते ही आपको सेम दर्द आना चालू होता है, तब फिर आप सोचते हैं कि अब तो इसका इलाज ही नहीं हो सकता और फिर हम छोड़ देते हैं कि भैया भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, अब तो जाएगा, नहीं जाएगा तो इसी के सहारे रहना पड़ेगा। तब फिर चीज ये सोचने की जरूरत आती है कि आप ऐसा क्या करें कि ये जो समस्या आपको हो रही है ये परमानेंट ठीक होना चालू हो जाए। तो अगर परमानेंट ठीक करने के लिए आपको कुछ सोचना है तो कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि जो परमानेंट कारण बना है। दर्द का परमानेंट कारण क्या है? नस का दबना तो परमानेंट कारण नहीं है, डिस्क का बाहर निकलना भी परमानेंट कारण नहीं है। परमानेंट कारण क्या है? मांसपेशियों का कमजोर हो जाना। और मांसपेशियां जब कमजोर होना चालू हो जाती हैं तब फिर आपकी हड्डियां पास पास आती हैं और हड्डियां जब पास पास आ जाती हैं उसके बाद बारी आती है डिस्क के दबने की। और हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दब जाती है। L4-5 पर जो डायमीटर है वो आपका 10 mm ही रह जाता है, 10 mm से भी डाउन आ जाता है कभी कभी। तो एंटेरो-पोस्टीरियर डायमीटर जो है L4-5 का, वो जो डायमीटर होता है वो 10 mm से भी कम आ रहा है। तो जैसे ही ऐसा होना चालू होता है फिर आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि दर्द जो है वो कमर से, हिप से होते हुए पैर में पूरे में आ रहा है पंजे तक। और अगर ऐसा होना चालू होता है तो हम घबराना चालू हो जाते हैं
कि अब तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और डॉक्टर और कहना चालू कर देते हैं कि अब ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है, अब आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेशन करके वो क्या करेंगे? ऑपरेशन करके आप केवल जो डिस्क स्लिप हो गई है उसको कैसे भी करके स्टेबलाइज करके बाहर से अंदर कर देंगे, या फिर मान लीजिए कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि बोन में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था, या बोन कंप्रेसिव इंजरी के चक्कर में कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हो गया था, उस केस में तो हम भी यही बोलेंगे कि आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी, क्योंकि स्टेबलाइजेशन इतना आप मैनुअली नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि हम तो इतना सीधे लेट जाएंगे कि हम बिल्कुल हिलेंगे ही नहीं, तो ये असंभव सी बात है। हम थोड़ा बहुत करवट लेंगे और उसमें ही हड्डी जो टूटती है जब, तो पक्का प्लास्टर इसीलिए बांधा जाता है, नहीं तो फिर वो वैसे ही कपड़े अपड़े को बांध के काम चला लेते हैं। लेकिन जो ऐसे काम चलाते हैं उनका फिर हड्डी जुड़ती नहीं है। हड्डी जुड़ने के लिए बहुत जरूरी होता है पक्का प्लास्टर बांध दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ की हड्डी टूटी है तो पक्का प्लास्टर बांध दिया जाएगा, और अब आपकी उंगलियां भी आप नहीं हिला पाओगे, यहां तक का बांधा जाता है, केवल ये छोड़े जाते हैं नाखून वाला हिस्सा, तो उसमें आप हिला ही नहीं सकते, कुछ नहीं हिलेगा। जब कुछ नहीं हिलेगा तो कंप्लीट स्टेबलाइजेशन होगा, और कंप्लीट स्टेबलाइजेशन के केस में हड्डी को और कुछ नहीं चाहिए। हड्डी हम नहीं जोड़ते हैं, हमारा काम नहीं होता, डॉक्टर्स का काम नहीं होता है कि जाकर के हड्डी को जोड़ दें। जब मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, एक ही हड्डी में कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होता है, तब भी फिर क्या किया जाता है कि चूरा चूरा भर दिया जाता है और तार लगा करके एक साथ फिर प्लेट लगा दी जाती है, ताकि बिल्कुल हिले नहीं वो हिस्सा। और जब बिल्कुल हिलेगा नहीं तो धीरे 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 करके आप देखते हैं, आपने कभी अगर पिलर भरते हुए देखा हो तो जो सरिया डाला जाता है, सरिया डाल करके फिर सीमेंट और गिट्टी का और रेत जो होता है, जो बालू रेत होती है, उसका मिक्सचर भर दिया जाता है, और ऐसे केस में आप बार बार उसको हिलाते रहो तो फिर आप देखते हैं जब छत भरवाई जाती है तो फिक्स कर दी जाती है वो लगभग 21 से 25 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, कभी कभी 40-45 दिन के लिए। वो क्यों करी जाती है? ताकि वो फिक्स रहे, तो सेटल हो जाए सारी चीजें। अगर आप बार बार बीच में उनको हिला के देखोगे तो फिर वो फिक्स नहीं होती है। ठीक ऐसा ही काम हमारे कमर के दर्द के समय में होता है। कमर में अगर दर्द ज्यादा आना चालू हो गया है तो आपको कमर की मांसपेशियों को मजबूत करने का काम करना चाहिए, और कमर की मांसपेशियों को जितना मजबूत कर लिया जाएगा, आप ये मान सकते हैं कि अगर बहुत ही ज्यादा ऐसी समस्या नहीं हो गई थी कि आप तो बिल्कुल हिलडुल ही नहीं सकते, तो ही फिर आपको कहीं कुछ और कराने की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो आप कमर के दर्द का सही तरीके से व्यायाम अगर कर लेते हैं तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मांसपेशियों को इतना मजबूत कर दीजिए कि वो आपकी हड्डियों का वजन सहना चालू कर दें। वो आपके L4 के ऊपर का वजन जो है पूरे शरीर का, वो L5 L4 के बीच में ना पड़े, L4 L5 के बीच में जो डिस्क है उस पर ना पड़े। वो इंटरवर्टिब्रल मसल्स जो होती हैं वो वेट को पूरा बेयर करना चालू कर दें। वो पूरे के पूरे शॉक को मांसपेशियां अगर एब्जॉर्ब कर लेंगी तो वो शॉक जो है वो हड्डियों के बीच में जो डिस्क होती है उस पर नहीं पड़ेगा, और उसकी वजह से डिस्क का स्लिप हो जाना या डिस्क का बल्ज होना जाना नहीं होगा। इसके लिए अब आती है व्यायाम की बारी। कौन से व्यायाम हैं ऐसे जिनको हम कर सकते हैं, क्या क्या व्यायाम है जिनका उपयोग हमें करना चाहिए? ठीक है, तो हम सीधे लेट करके ये व्यायाम करेंगे। हम पहले दोनों पैर फैला करके सीधे लेट जाएंगे। सीधे लेटे हैं। अब मान लेते हैं कि दर्द में कमी नहीं आ रही है, बहुत इलाज ले लिया है, और हमारे दर्द ऐसा है कि दर्द हमारा पैर की तरफ भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम SLR करते हैं, स्ट्रेट लेग रेजेस। स्ट्रेट लेग रेजेस हमको बताते हैं कि हम अपने पैर को कितना उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इतना पैर उठाने के बाद हमको दर्द आ रहा है तो हम इससे थोड़ा कम उठाएंगे पैर को, और SLR करके, SLR अगर हमारा 45 डिग्री है, 45 डिग्री पर पेन आ रहा है तो हम 40 डिग्री पर ही पैर पहले नीचे ले आएंगे, 40 डिग्री पर। अब वहां ला करके पैर को रोक देंगे और 10 तक गिनती गिनेंगे। 10 तक गिनती गिनने के बाद जब 10 पूरे हो जाएंगे तो पैर को धीरे से नीचे ले आएंगे। इसके बाद हम दूसरे पैर को
धीरे से उठाएंगे, उठाया, इस पैर को जैसे मान लीजिए हमने उठाया 50 डिग्री तक उठा लिया। अब यहां आने के बाद अगर हमको इस पैर में दर्द आ रहा है तो दर्द से पहले की स्थिति में हमें मेंटेन करना है, थोड़ा नीचे लेके आएंगे। अब दर्द नहीं आ रहा है पैर में, कमर में या हिप में, तो फिर हम यहाँ पैर को उठा करके मेंटेन करेंगे, 10 तक गिनेंगे। जब 10 पूरा हो जाएगा तो फिर पैर को धीरे धीरे करके नीचे ले आएंगे। हम दोनों पैरों से 10-10 बार सीधे सीधे पैर को उठाना, रोकना और नीचे ले आने वाला व्यायाम करेंगे। दूसरा व्यायाम इसी फॉर्म में होगा, इसी फॉर्मेट में होगा। पैर को उठाना है, 40 डिग्री तक उठाने पर दर्द नहीं आ रहा था, 40 डिग्री तक उठाया। अब आपको अपने पैर के पंजे को सिर की तरफ खींचना है, इधर की तरफ खींचना है, एड़ी को ऊपर बाहर की तरफ फेंकना है, पंजे को अंदर की तरफ करना है और करके अब आपको रोकना है, 10 तक गिनना है। जब 10 पूरे हो जाएं तो फिर धीरे से पंजे को आगे करके पैर को नीचे लेना। ये आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज हैं। कमर में इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, आप आगे झुकना पीछे झुकना कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी मांसपेशियां जो कमर की हैं वो धीरे धीरे करके मजबूत होना चालू हो जाएंगी। ठीक दूसरे पैर से भी हम पैर को उठाएंगे, पंजे को पीछे खींचेंगे, रोकेंगे, 10 तक गिनेंगे। जब 10 पूरे हो जाएंगे तो पंजे को आगे करेंगे और पैर को धीरे धीरे करके नीचे ले आएंगे। दोनों पैरों से 10-10 बार हम ये व्यायाम भी करेंगे। दूसरा व्यायाम हुआ। अब है तीसरा व्यायाम। तीसरे व्यायाम के लिए हमने अपने पैर को, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ा, तलवा जमीन पर रखा। अब आपको अपने इस दाहिने वाले घुटने को उठाते हुए घुटने को सीने से लगाने का प्रयास करना है। दोनों हाथों से आपको घुटने को पकड़ लेना है और दोनों हाथों से खींचते हुए घुटने को सीने की तरफ लेके आएंगे। दूसरा वाला पैर आपका बिल्कुल सीधा रहेगा। अब आपने इस पैर को खींचते हुए सीने से लगाया हुआ है, घुटने को 10 तक गिनेंगे। जब 10 पूरे हो जाएंगे तो धीरे से पैर को नीचे लेके आ जाएंगे, पैर को सीधा कर देंगे। अब दूसरे पैर से पैर को घुटने से मोड़ा। अब आपने घुटने को उठाते हुए सीने की तरफ लेके आए, दोनों हाथों से खींच करके घुटने को सीने से लगाया, 10 तक गिना, रोका और जब 10 पूरे हो जाएंगे तो पैर को धीरे धीरे करके नीचे ले आएंगे और पैर फैला देंगे। ये व्यायाम भी आपको दोनों पैरों से 10-10 बार करना है। इसके बाद आपको अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ के तलवे को जमीन पर रख लेना है और बाएं पैर को धीरे धीरे करके उठाना है, धीरे धीरे करके उठाते जाना है, उठाते जाना है। अगर आपको 50 डिग्री तक उठाने में दर्द नहीं आ रहा है तो 50 डिग्री तक उठाया, पैर को रोका, 10 तक गिना। जब 10 पूरे हो जाएंगे तो पैर को धीरे 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 करके नीचे ले आएंगे। फिर आपने दाहिने वाले पैर को फैला दिया। अब आपने बाएं वाले पैर को घुटने से मोड़ दिया। अब आपको अपने दाहिने पैर को उठाना है। दाहिने पैर को उठाया, मान लीजिए 45 पर उठाने में दर्द आ रहा है तो उससे थोड़ा नीचे की तरफ ले आएंगे, उठा के 10 तक गिनेंगे, रोकेंगे और जब 10 पूरे हो जाएंगे तो पैर को धीरे धीरे करके नीचे ले जाएंगे। दोनों पैरों से 10-10 बार ये वाला व्यायाम भी आप कर सकते हैं। तो ये हैं जिनको बहुत सीवियर पेन होता है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, कमर से दर्द हिप से होते हुए, थाई से होते हुए पैर की तरफ जा रहा है, तो आप ये वाले व्यायाम कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा और व्यायाम है, उसके लिए आपको एक तौलिया को गोल गोल रोल करके कमर के नीचे लगाना है। अब तौलिया को कमर के नीचे लगाने के लिए जो ऐसे करके लगाते हैं ना, वो बिल्कुल गलत तरीका है। कमर को ऐसे उठाएंगे, कमर पे बहुत जोर आ जाएगा और दर्द बढ़ जाएगा। तो कमर को उठाने के लिए क्या करेंगे आप, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लेंगे। अब तलवे जमीन पर रखे हैं। अब आपने तलवों पर जोर देते हुए कमर को थोड़ा सा उठाया, कमर को उठा करके ये तौलिया आपने कमर के हिस्से पर रख दी और कमर के हिस्से पर रख के फिर आपने दोनों पैर फैला दिए और अब आपको श्वास को भरना है और श्वास को छोड़ते हुए कमर की मांसपेशियों को खींचते हुए तौलिया को दबाना है, जोर से
दबा के रखना है, 10 तक गिनना है, जब 10 पूरे हो जाए तो फिर रिलैक्स करना है, फिर दबाना है, दबा के रखना है, 10 तक गिनना है, जब 10 पूरे हो जाए तो रिलैक्स करना है। ये वाला व्यायाम भी हम 10 बार रिपीट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा व्यायाम है, बहुत अच्छे तरीके से ये कमर की मांसपेशियों को मजबूत करने का काम करता है। आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग का व्यायाम है ये, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की कैटेगरी में रखा जाता है। बहुत ही इफेक्टिवली आपके लिए काम करेगा। तो ज्यादा दर्द है तो ये वाले व्यायाम करेंगे। अब मान लीजिए दर्द जो है वो धीरे धीरे करके ठीक होते जा रहा है, आपको जो सीवियरिटी ऑफ पेन था वो धीरे धीरे करके आराम में आ रहा है, तो आप कुछ व्यायाम और बढ़ा सकते हैं। अब उन व्यायामों में कौन सा व्यायाम कर सकते हैं, जब दर्द में आराम मिलना चालू हो जाए तो फिर आप अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ करके तलवे को जो है वो बाएं पैर के घुटने पर रख देंगे। अब आपने अपने दाहिने घुटने को बाईं तरफ और गर्दन को दाईं तरफ ले जाना है और धीरे धीरे करके आसानी से श्वास को छोड़ते हुए गए, जहां जितना आप पहुंच सकते हैं उतना पहुंचने का प्रयास करेंगे। ये आपकी कमर की मांसपेशियों को मजबूत करेगा, लोअर बैक की सारी मसल्स को ये मजबूत करेगा। लैटिसिमस डॉर्साई जो लोअर बैक में साइड्स की तरफ होती है, दोनों साइड्स में राइट और लेफ्ट, उस मसल पर स्ट्रेच डालेगा ये आसन, उस मसल को मजबूत करने का काम करेगा। और वो मसल जो है वो फाउंडेशन होती है लोअर बैक मसल्स की। अगर वो मसल मजबूत रहेगी तो धीरे धीरे करके आपकी कमर के दर्द की समस्या धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएगी। 10 तक गिना, रोका, और जब 10 पूरी हो जाए तो श्वास को भरते हुए पैर को वापस ले आए, श्वास को छोड़ते हुए पैर को सीधा कर दिया। अब आपने अपने बाएं पैर के तलवे को दाएं पैर के घुटने पर रखा और अब बायां पैर दाईं तरफ जाएगा और गर्दन दाईं तरफ, पैर जा रहा है, गर्दन बाईं तरफ आ रही है, होल्ड करना है, 10 तक गिनना है, जब 10 पूरे हो जाएंगे तो धीरे से आप श्वास को भरते हुए वापस आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए पैर को सीधा फैला देंगे। ये कमर के सामान्य तौर पर किए जाने वाले व्यायाम हैं। इसके अलावा कमर के दर्द के लिए जो सिंपल सा एक व्यायाम और होता है, वो व्यायाम जो है एमआरआई को देखने के बाद ही बताया जा सकता है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसमें वो व्यायाम जो है वो है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन को मिड फ्लैक्स, सेमी फ्लैक्स और कंप्लीट फ्लैक्स नीज के साथ कर सकते हैं। पहले पैर सीधे फैले हुए हैं, हमने पैरों को सेमी फ्लैक्स में मोड़ा, सेमी फ्लैक्स में मोड़ करके दोनों हाथ शरीर के बगल में, हथेलियां जमीन पर हैं और धीरे से कमर को उठाया, कमर को उठाया, जितना उठा सकते हैं, रोक के रखा, 10 तक गिना, 10 जब पूरे हो जाए तो पैर को, कमर को नीचे ले आए। अब इसके बाद मिड फ्लैक्स में पैर थोड़े से और एड़ियों को हिप की तरफ लेके आए। अब आपको कमर को उठाना है, 10 तक गिनना है, रोकना है और जब 10 पूरे हो जाए तो वापस लेके आना है। और उसके बाद आपको अपनी एड़ियों को हिप से लगा करके फिर आपको कमर को उठाना है, रोकना है, 10 तक गिनना है और जब 10 पूरे हो जाए तो धीरे धीरे करके नीचे लेके आना है कमर को। ये 3 व्यायाम और होते हैं, लेकिन ये व्यायाम तब किए जाएंगे जब कमर के दर्द में आराम हो गया है। अब आपको कमर की मांसपेशियों को मजबूत करना है। कमर की मांसपेशियों के साथ साथ आपको अपनी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को भी मजबूत करना है, अगर रेक्टस शीथ को भी मजबूत करना है तब इस व्यायाम को करने का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये व्यायाम हो जाएगा। आप ये वाला व्यायाम जो है, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ करके तलवों को जमीन पर रखा। अब आपको कैसे भी करके अपने जो हिप का हिस्सा है उसको उठाना है, उठा के रोक के रखना है, फिर रिलैक्स करना है, फिर हिप के हिस्से को उठाना है, लोअर बैक से पूरा प्रेस नीचे की तरफ करना है, हिप से उठाना है, फिर धीरे से रिलैक्स करना है। ये सेल्फ डिस्ट्रैक्शन का काम होता है, सेल्फ डिस्ट्रैक्शन है इसमें। ये आपकी S1 जो है वो L5 से दूर होना चालू हो जाती है, L5 जो है वो L4 से दूर होना चालू हो जाती है। तो इसमें जो आपका जो नर्व कंप्रेशन आ रहा है, जो आपकी डिस्क दबी हुई है,
वो रिलीज होना चालू हो जाती है। और बहुत ही सिंपल सा आसन है। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लिया, तलवे जमीन पर रख लिए। अब आपको कमर को दबाना है और हिप को थोड़ा सा उठाना है, जोर लगा के रोकना है, फिर रिलैक्स, फिर जोर लगा के रोकना है, फिर रिलैक्स। इसको 10 बार करना है। जोर लगा के रोका, 10 तक गिना, जब 10 पूरे हो जाएं तो रिलैक्स कर दिया, फिर जोर लगाया, रोका, 10 तक गिना, जब 10 पूरे हो जाएं तो रिलैक्स कर दिया। ये एक एक्सरसाइज और होती है जो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग के केस में रखी जाती है, आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। फिर प्रोन सीरीज की एक्सरसाइजेज होती हैं कुछ, भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन। ये दर्द अगर कम है तो चलता है। इसमें मैं बता देता हूं ये व्यायाम किस तरीके से करने हैं। पेट के बल लेटना है, पेट के बल लेटे, माथा जमीन पर, दोनों हाथ जो हैं वो सीने के बगल में, हथेलियां जमीन पर, श्वास को भरना है और माथे को, नाक को, चिन को उठाना है और सीने को उठा करके, अब यहाँ पर कमर पर बहुत जोर पड़ता है और जोर पड़ता है तो अगर सीवियर पेन है तो इस व्यायाम को अवॉइड किया जाना चाहिए, इस भुजंगासन आसन को अवॉइड किया जाना चाहिए। और दर्द अगर ज़्यादा नहीं है, रेडिएट नहीं हो रहा है, न्यूरल कंप्रेशन नहीं है, तो फिर मांसपेशी को मजबूत करने के लिए ये आसन अच्छा है। लोअर बैक की मसल्स को मजबूत करने के लिए ये आसन अच्छा है, तो ये आसन किया जा सकता है। इसमें जब आप ये वाला करते हैं तो इसका एक वेरिएशन होता है, थोड़ा सा और पेट तक के हिस्से को उठा देना। इसमें आप देख रहे हैं कि इसको क्यों करने के लिए अवॉइड करना चाहिए कि आपकी ये जो बोन है L3 वो L4 पर प्रेशर डालना चालू करेगी और पोस्टीरियर बल्ज अगर हुआ है तो वो बल्ज बढ़ जाएगा। पोस्टीरियर बल्ज जो है वो पोस्टीरियर बल्ज अगर बढ़ जाएगा तो आपको दर्द होना चालू हो जाएगा। इसलिए आपको MRI में देख करके ये व्यायाम करना चाहिए। इसके अलावा एक व्यायाम और होता है जिसका नाम है शलभासन। शलभासन के लिए दोनों पैर फैले हुए हैं, दोनों हाथ शरीर के बगल में हैं। अब आपको दाहिने पैर को श्वास को भरते हुए उठाना है, दाहिने पैर को श्वास को भरते हुए उठाना है, श्वास को भरा, पैर उठाया, रोका, 10 तक गिना, जब 10 पूरे हो जाएंगे तो धीरे धीरे पैर को श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। फिर दूसरे पैर से इसी आसन को दोहराएंगे, श्वास को भरते हुए बाएं पैर को उठाया, उठा के रोका, 10 तक गिना, जब 10 पूरे हो जाएंगे तो फिर इस पैर को भी नीचे की तरफ ले आएंगे और दोनों पैरों से 10-10 बार इस आसन का रिपीटेशन करेंगे। ये दोनों ही आसन, भुजंगासन और शलभासन, ये सुपरविजन में करने हैं। सुपरविजन में इसलिए करने हैं क्योंकि अगर आपने बिना सुपरविजन के इन आसनों को किया और अगर पोस्टीरियर बल्ज है आपके कमर के दर्द का रीजन, तो फिर वो बल्ज बढ़ जाएगा और उस बल्ज के बढ़ने की वजह से आपके कमर में दर्द में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसलिए आपको ये व्यायाम जो हैं, जो आइसोमेट्रिक के हैं, वो तो इजीली कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपकी समस्या है, आपके दर्द में कमी नहीं आ रही है या आपने MRI करा रखी है, तो आप अपनी MRI की रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में उसका फोटो का क्लिक करके कमेंट बॉक्स में आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। उसको देख करके आपके लिए बताया जा सकता है कि इनमें से कौन से आसन आप कर सकते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर जो आइसोमेट्रिक्स के पहले के आसन थे 5, उन आसनों को आप आराम से किसी भी स्थिति में करिए, कोई समस्या नहीं है। वो आसन किसी भी कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होते हैं। उनसे आपकी कमर की मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है और कमर की मांसपेशियों की ताकत अगर आप बढ़ा लेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी कमर की समस्या जो दर्द की है उसमें बहुत ही बढ़िया आराम मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये विशेष आसन थे जो कमर के दर्द के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब आपको इन आसनों का नियमित अभ्यास करते हुए अगर आपको कहीं कोई समस्या आ रही है, कोई चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आ पाई है या आपका कोई और प्रश्न रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिख करके बता सकते हैं। आपको उस प्रश्न का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।